हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टार्ट की यूनिट सेकंड, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आई होप आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली होगी, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल कर लिए होंगे और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड यूनिट। तो देखो, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी में जंप करने से पहले ना मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ढंग से कर पाओगे। और उसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टोरियल। अब जिन लोगों के पास ट्वेल्थ में मैथ्स थी उन लोगों को तो पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बेसिक से बता रही हूँ। तो जिनके पास मैथ्स थी वो स्किप कर सकते हैं इसको, और जिनके पास नहीं थी वो समझ सकते हैं। देखो, फैक्टोरियल का मतलब है उसी नंबर की एंड तक मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मान लो मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है, दिस मीन 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. So the 5 factorial is 120. Similarly अगर मेरे को फैक्टोरियल निकालना है 6 का, तो दिस मीन कि मुझे 6 से 1 तक की सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। ये होता है फैक्टोरियल। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल अगर मैं आपको बताऊं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आप बार बार फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 1 फैक्टोरियल होता है 1, और यहाँ पे एक 3 फैक्टोरियल और रह गया, वो भी लिख लीजिए। 3 फैक्टोरियल होता है 6, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो ये सारे फैक्टोरियल तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। अब मैम आपको ये फैक्टोरियल क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आगे जाके प्रोबेबिलिटी में आपको इसका यूज़ करना होगा, और अगर फैक्टोरियल ही नहीं आता होगा तो आगे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज परम्यूटेशन। देखो, दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, पहला है परम्यूटेशन एंड सेकंड इज कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। जब आपको नए नए तरीके से अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है ना, तब परम्यूटेशन लगता है। मान लो आपके घर में 4 डब्बे रखे हैं, तो आप उन 4 डब्बों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, दैट इज परम्यूटेशन। सो द परम्यूटेशन क्या बताता है कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है ना, दैट इज n फैक्टोरियल। अब अगर आपको n फैक्टोरियल नहीं पता होता, फैक्टोरियल नहीं पता होता, तो आप कैसे ही परम्यूटेशन कैलकुलेट करते, तो इसलिए पहले मैंने फैक्टोरियल बताया। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है परम्यूटेशन का। देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ वेज बताओ जिससे लेटर सैंपल को हम अरेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? दैट इज 720। मतलब 720 वेज से हम इस नंबर को, इस वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेट होता है। इसके एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। Now the next question is how many way can a letter word mathematics be arranged? देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे पिछली बार की तरह हमने फैक्टोरियल किया था वही करना है। आप काउंट करने हैं कि इस मैथमेटिक्स वर्ड्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 11 अल्फ़ाबेट्स है, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 11 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ पे जो m है, a है और t है, वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसीलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। 2 factorial for m, 2 factorial for a and 2 factorial for t। तो इसीलिए हमारा जो आंसर कैलकुलेट करके आएगा दैट इज 4989600। ठीक है, तो इस तरीके से यह परम्यूटेशन काम करता है। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उतनी ज़रूरत भी नहीं है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना बता रही हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। सो जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑर्डर की बात करता है, वहीं पे कॉम्बिनेशन सेलेक्शन की बात करता है। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर। मतलब ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जैसे कि मान लो आपके पास 10 संतरे हैं और उनमें से आपको 3 संतरे चाहिए, तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगाओगे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCK, और इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं n फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल। अब अगर मैं यही एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले में डाल के देखूँ तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 10C3, क्योंकि n का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, c का मतलब होता है उसमें से कितने ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास 10 ऑरेंजेस हैं और उसमें से हमें 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट करने हैं, तो दैट इज 10C3। ठीक है, अब अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करके बताऊँ तो हमारा फॉर्मूला होगा 10C3 इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
यहाँ पे अगर आगे कैलकुलेशन करूँ तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल को जैसे ओपन करते हैं उसी तरीके से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर आप पूछोगे कि मैम आपने 7 के आगे इसे आगे एक्सपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी 7 फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और हम यहाँ पे ईजिली अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं और ये लगाया जाता है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। जब हम किसी चीज़ की भी संभावना करते हैं कि शायद इतने काम ये हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। लाइक इस टाइम पे बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि 50% वो जीत सकती है और 50% हार सकती है। हम पूरे लाइफ में बहुत बार प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बट हम कई बारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लाइक मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरे फेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के ही होते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें जनरली बात होती है कार्ड की, कॉइन की और डाइस की। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कार्ड के बारे में, क्योंकि कार्ड थोड़ा टिपिकल है। देखो, कार्ड जिन लोगों ने बचपन में खेले होंगे उन्हें तो कार्ड के बारे में सब कुछ पता होगा, जिन्होंने नहीं खेले हैं वो सुन लो। तो कार्ड जो होते हैं उनमें 52 कार्ड्स होते हैं। एक डेक में, एक स्टैंडर्ड डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 4 तरीके के कार्ड उसके अंदर होते हैं। पहला स्पेड, सेकंड जो होता है वो होता है हर्ट, थर्ड क्लब, फोर्थ होता है डायमंड। हर तरीके के 13 पत्ते होते हैं। स्पेड के 13 कार्ड होंगे, हर्ट के 13 कार्ड होंगे, क्लब के 13 कार्ड होंगे और डायमंड के भी 13 कार्ड होंगे। इसमें से जो स्पेड होता है और क्लब होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं, हर्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अगर मैं आपको इनके सिंबल बना के दिखाना चाहूँ तो स्पेड कुछ इस तरीके से दिखता है, दैट इज ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपको हर्ट बना के दिखाना चाहूँ तो हर्ट तो जिस तरीके से हर्ट बनता है ना वैसा ही होता है। देन क्लब कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस दिस। एंड डायमंड, डायमंड कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हर एक के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक जो होते हैं, स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं और हर्ट और डायमंड रेड होते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो ब्लैक कलर के 26 पत्ते होते हैं और रेड कलर के भी 26 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नंबर कार्ड होते हैं इसी के अंदर, कुछ फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड के अंदर पहला आता है जैक, दूसरा क्वीन और तीसरा किंग, ठीक है। और हर एक के अंदर ये एक एक होता है, मतलब स्पेड के अंदर भी एक जैक होगा, किंग के स्पेड के अंदर एक क्वीन होगी और एक किंग होगा। तो इस तरीके से टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे 12। इसके अलावा एक होता है इक्का। आई होप आप सबने जब कार्ड खेले होंगे तो आपको पता होगा कि इक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तुरप का इक्का, ठीक है। तो इक्का जो होता है ना वो एक अलग पत्ता होता है, ठीक है। उस वो आपने अगर आई होप देखा होगा कार्ड में, तो वो अलग तरीके से दिखता है। वो फेस कार्ड नहीं होता, बट इट्स नॉट अ नंबर कार्ड। अब बात करते हैं कॉइन के बारे में। तो कॉइन की दो साइड होती है, एक होती है हेड और एक होती है टेल। जब कभी भी हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ही दोनों 50-50% होती है, ठीक है। अगर कोई आपको पूछे कि अगर एक बार सिक्का उछाला गया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो है 1/2 विच इज़ 50%। इसके अलावा होता है डाइस। अब जिन लोगों ने भी लूडो खेली है उन्हें पता होगा कि डाइस कैसा दिखता है। तो डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर एक बार डाइस उछाला गया और पूछा गया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दैट इज 1/6, ठीक है। अगर पूछा गया कि एक बार डाइस उछाल के 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज ऑल्सो 1/6। आई होप आप सबको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली थ्योरम्स पे। हमारी पहली थ्योरम है एडिशन थ्योरम। देखो, एडिशन थ्योरम हम प्रोबेबिलिटी की हम कब लगाते हैं, जब हमें एक इवेंट की या फिर दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। इसका कोड वर्ड है ईदर और। अब ये कोड वर्ड मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो सारी थ्योरम्स का एक साथ मिलके आता है। वो आपको बताएगा नहीं कि ये एडिशनल थ्योरम का है, ये कंडीशनल थ्योरम का है। उस केस में आपको खुद पहचानना होता है, और अगर आपको ये कोड वर्ड याद है तो ही आप आराम से पहचान पाएंगे। जहां भी ईदर और वाली कंडीशन आ रही हो ना, वहां पे एडिशन थ्योरम लगती है।
एडिशन थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो ए हो या फिर बी हो या फिर ए बी दोनों हो, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अगर कहीं पे दोनों चीज एक साथ हो रही हैं तो उसे हम माइनस कर देते हैं। मैम समझ नहीं आया, देखो एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो हमने कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं, स्टूडेंट्स जो कि दो गेम खेलते हैं, एक तो खेलते हैं लूडो, ठीक है, और दूसरे खेलते हैं फुटबॉल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो जो मैंने एक स्टूडेंट चूज किया है वो लूडो खेलता हो या फिर फुटबॉल खेलता हो। तो दैट इज ए यूनियन बी, कि या तो लूडो खेलता हो या फिर फुटबॉल खेलता हो। अब कुछ स्टूडेंट ना लूडो खेलते थे तो उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जो लूडो भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। अब जब मैंने लूडो वाले स्टूडेंट्स काउंट किए तब भी मैंने उन्हें काउंट कर लिया, जब फुटबॉल वाले काउंट किए तब भी मैंने उन्हें काउंट कर लिया। तो फिर लास्ट में उन 3 बच्चों को हम माइनस करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो लूडो और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए लास्ट में हम ये इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत ढंग से समझ आ गया। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है, एक बार इसे पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास अ बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन इज 2/3 and probability that he passed the BCom honors examination as well as CA foundation is 14/45 and the probability that he passed at least one examination is 4/5. What is the probability he passed the CA foundation examination? तो अब यहाँ पे हमारे दो इवेंट है। इवेंट ए जहाँ पे ये कहा गया है कि जो एक स्टूडेंट है वो बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम पास करे, एंड बी इवेंट क्या है कि जो स्टूडेंट है वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करे। अब यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना वो ए की दे रखी है कि स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम पास करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब प्रोबेबिलिटी हमें ए यूनियन बी भी दे रखी है। ए यूनियन बी कैसे दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट दोनों एग्जाम पास करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो दोनों पास करेगा मतलब यूनियन, ठीक है, ये याद रखना, दोनों का मतलब यूनियन, तो दैट इज 4/5। अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है कि अगर वो एक पास करेगा, एटलीस्ट वन पास करेगा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 14/45, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, दैट इज 14/45। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ बी की। अब जो हमें फॉर्मूला आता है हम वो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यू लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एडिशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। सो ये हमारी वैल्यू थी 4/5, यहाँ हमारी वैल्यू है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालनी है माइनस 14/45। जब हम इन सारी वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/5 माइनस 2/3 प्लस 14/45 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप इसे कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। मेरा आंसर आ रहा है 4/9, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, फ्रॉम अ वेल शेवर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने आपको बताया था कार्ड्स कितने हैं, 52। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ईदर अ हर्ट और अ क्वीन। देखो एडिशन थ्योरम की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, ईदर या और आएगा, कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही होगी, दो इवेंट देखें। तो यहाँ पे हमारा पहला इवेंट है ए, और ए इवेंट क्या है कि ड्रॉइंग कार्ड ऑफ हर्ट, कि हमने जो कार्ड उठाया है क्वेश्चन के हिसाब से वो हर्ट है, और दूसरा क्या है कि हमने जो कार्ड उठाया है वो क्वीन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में दी थी, हमें प्रोबेबिलिटी खुद सोचनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पूरा कार्ड समझाया है तो हम प्रोबेबिलिटी खुद निकाल सकते हैं। अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इवेंट क्या है कि हमने जो कार्ड उठाया है वो हर्ट का है। तो मैंने क्या बताया था कि 13 पत्ते हर्ट के होते हैं, तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 13। टोटल आउटकम कितने हैं, 52, क्योंकि 52 टोटल कार्ड होते हैं, उसमें से 13 पत्ते हमारे हर्ट के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ए की, 13/52। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है दैट इज कि हमने जो कार्ड उठाया है वो क्वीन है। देखो
हर तरह के पत्तों में एक क्वीन होती है। हर्ट की एक क्वीन होगी, स्पेड की एक क्वीन होगी, डायमंड की एक क्वीन होगी। तो उस तरीके से 4 क्वीन हो गई। तो एक क्वीन उठाई होगी तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4, क्योंकि 4 क्वीन होती है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम हमारे कितने हैं 52, कि 52 पत्ते में से 4 क्वीन होती हैं, तो 4 हमारी 4/52 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो, एक पत्ता ऐसा होगा जो क्वीन भी होगी और वो हर्ट भी होगी। हर्ट की क्वीन की अगर हम बात करें तो वो हर्ट भी होगी और वो क्वीन भी होगी, तो वो हम 2 बार काउंट कर लेंगे। तो इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी दैट इज 1/52। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं। अब डायरेक्टली बस हमें फॉर्मूले में लिखनी है, और हमारा एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो कि हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, हम बस डायरेक्टली अब आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस 4/52 माइनस 1/52। आई होप आप सबको कैलकुलेटर आपके पास है। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेटर आपको फिर भी अलाउ है। आप इसे कैलकुलेट करो एंड मेरा आंसर आ रहा है 4/30। अब चलते हैं हम नेक्स्ट तरह की थ्योरम पे, दैट इज कंडीशनल थ्योरम। देखो, कंडीशनल थ्योरम को पहचानने का तरीका क्या है? यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी होगी और फिर दूसरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। इसको लिखने का तरीका होता है ये, और इसको पढ़ने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब आपको बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में बता दिया है, और फिर आपसे ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। लेकिन हमें पहले से ही कंडीशन दे रखी है कि ही इज़ बॉय। हमारा इवेंट क्या है कि हमें ये बताना है, ए क्या हो गया कि पर्सन जो है, जो भी स्टूडेंट है, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन हमारा बी इवेंट क्या है कि वो जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी बॉय है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक कंडीशन दे दी है कि स्टूडेंट जो है वो बॉय है। अगर हमें ये कंडीशन मान लो नहीं दी होती तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती? देखो, टोटल स्टूडेंट 20 है, उसमें से जो क्रिकेट खेलते हैं वो 5 हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती? 5/20, है ना? यही तो होती है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। बट क्योंकि अब हमें कंडीशन दे दी है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे हमें जो ऑलरेडी पता है कि जो अन्य हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं वो बॉय है ऑलरेडी, तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे? 12। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें कंडीशन दे दी है, ही इज़ बॉय। सो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/12। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो चेंज हो गया है। पहले वो 20 था, बट अब वो 12 हो गया है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से यही होता है, ऑलरेडी एक कंडीशन दे दी जाती है जिसकी वजह से जो सैम्पल स्पेस है वो चेंज हो जाता है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे कोई कंडीशन दी हो कि एक चीज़ हो चुकी है उसके बाद कुछ पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप विल गेट हिज टायर चेक इज 0.12. The probability that he will get a oil check is 0.29 and the probability that he will get both check is 0.07. अब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज़ ऑयल चेक विल ऑल्सो हैव अ टायर चेक। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि जिस पर्सन ने ऑयल चेक करवाया है वो टायर चेक भी करवाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। मतलब हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन है। कंडीशन ए कि जो पर्सन है वो टायर चेक करवाएगा, ठीक है, और कंडीशन बी क्या है कि वो जो पर्सन है उसने ऑलरेडी वहाँ पे रुक के ऑयल चेक करवा लिया है। अब हमें ना डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगाना है और अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे लिखते हैं जब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? देखो, आई होप आप सबको पहचानना तो आ गया है कि कहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ना इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है। कितनी दे रखी है? दैट इज 0.07, कि दोनों चीज़ वो कराए उस बात की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखी है। क्या दे रखी है? 0.29। अब डायरेक्टली हम ये जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में डालेंगे, अपने फॉर्मूले में डालेंगे, दैट इज 0.07 डिवाइड बाय 0.29, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 7/29। ठीक है, 7/29। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी।
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले ना हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर ए के होने से बी के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब अगर ए हो गया और उसके बाद बी हो रहा है, लेकिन बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक की ए पहले हो चुका है या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पे, तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसका ना एक एग्जाम्पल लो। मान लो एक ना डेक है 52 कार्ड्स की, ठीक है, कार्ड खेले जा रहे हैं और उसमें से 52 कार्ड्स की डेक है। अब पहले एक पत्ता निकाला गया, ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ कर लिया। अब वो पत्ता निकालने के बाद दूसरा पत्ता जब निकाला गया तो पहला पत्ता वापस रख दिया गया, ठीक है। बात समझो, 52 कार्ड की डेक है, उसमें से एक पत्ता निकाला गया और जब दूसरा पत्ता निकाला गया तो पहला पत्ता वापस रख दिया गया। तो इस केस में ए और बी, मतलब ये दोनों ही इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर पहला पत्ता निकालने के बाद बिना वापस रखे दूसरा पत्ता निकाल लिया तो ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। कैसे? पहले देखो, जब पत्ता निकाला गया, मान लो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हर्ट के पत्ते निकलने की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52, है ना। 13 पत्ते होते हैं ना हर्ट के, 13/52। बट जब दूसरा पत्ता निकाला गया तो उस केस में मान लो जो पहला पत्ता निकला वो हर्ट का ही निकल गया, तो अब हर्ट के कितने पत्ते बचे? 12, ठीक है, और टोटल कितने पत्ते बचे? 51। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड इवेंट की, ये अफेक्ट हो गई, तो दीज आर डिपेंडेंट इवेंट। और अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही हो दोनों इवेंट की, मान लो ए एंड बी की, तब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हो। मान लो आपको पूछा गया कि ए होने की प्रोबेबिलिटी और बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की। यहाँ पे और या ईदर नहीं है, और ईदर वाली कंडीशन में एडिशन थ्योरम लगती है, यहाँ पे एंड है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर जो इवेंट डिपेंडेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा जो मैंने अभी आपको कंडीशनल का पढ़ाया। कंडीशन में मैंने यही तो बताया था ना कि बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब ए हो चुका है। तो ऐसा ही होता है, अगर इवेंट डिपेंडेंट है तो वहां पे आपको कंडीशन का ये फॉर्मूला लगा के इसके मल्टीप्लाई में लगाना होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बेहतर समझ आएगा। और अगर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की मल्टीप्लाई कर देनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब इसका ना फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग ट्वाइस इन सक्सेशन फ्रॉम अ डैक ऑफ 52 कार्ड। मतलब हम सक्सेशन पे किंग को निकाल रहे हैं दो बार। हमने पहली बार एक राजा का पत्ता निकाला, उसके बाद फिर हमने दोबारा एक पत्ता निकाला। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो राजा होगा अगर हमने पहला पत्ता निकालने के बाद उसे वापस रख दिया है और फिर दूसरा पत्ता निकाला है। और दूसरा केस क्या है कि हमने पहला पत्ता निकाला लेकिन उसे वापस नहीं रखा और फिर दूसरा पत्ता निकाला। तो देखो, इस केस में ना आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इन केस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें जो एक केस है वो तो इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होती है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि हमारा पहला वाला केस जो है वो इंडिपेंडेंट है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी किंग आने की? अगर हमने एक पत्ता निकाला है 52 कार्ड में से तो 4 राजा होते हैं, है ना, 4 राजा होते हैं। तो 4/52 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम इनटू दूसरी बार भी जब हम निकालेंगे तो फिर से 4 राजा है डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो 4/52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज 1/169। एक केस तो ये हो गया। अब ना दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या है कि हमने रिप्लेस नहीं करा है, हमने जो पहला पत्ता निकाला था वो वापस नहीं रखा। तो इस केस में जब हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी कि जब हमने पहला पत्ता निकाला पूरे पत्ते थे तो टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से 4 किंग होते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 4/52 हो गई। लेकिन जब हम दूसरी बार पत्ता निकालेंगे तो अब देखो, मैंने जो पहला पत्ता निकाला था वो मैंने वापस नहीं रखा तो टोटल कार्ड कितने बचे? एक कम हो जाएगा, 51 बचे। अब मान लो पहला वाला जो पत्ता था वो राजा ही निकला, है ना, हम उसी बात की तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने किंग बचे? 4 थे, एक कम हो जाएगा, 3 बचे, तो दैट इज 3।
तो इस बार हमारी प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कुछ ऐसे दिखेगी और आंसर आएगा 1 2 2 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का कितना बड़ा रोल है, बी हो। तो नाउ लेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज बेस थ्योरम। देखो बाकी सारी थ्योरम हमने पढ़ ली है, अब ये लास्ट थ्योरम हमारी है। आई होप आप सबको बाकी सारी थ्योरम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। बेस थ्योरम को पहचानना ना बड़ा आसान है, इसके क्वेश्चन काफी अलग से ही दिख जाते हैं कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो चलो इसे पढ़ते हैं। देखो बेस थ्योरम का मतलब क्या है, अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसके बाद जब हम प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं तो इस तरीके से आप बेस थ्योरम को समझ सकते हो। या फिर ये कहो कि रिजल्ट देखकर जब हम कॉज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, वो हमारी बेस थ्योरम होती है। अब इसको ना एक कहानी से समझो। मान लो दो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2। ठीक है, फैक्ट्री 1 के अंदर 70% जो सामान था वो बनता था और फैक्ट्री 2 के अंदर 30% सामान बनता था। अब फैक्ट्री 1 में जो 70% सामान बनता था ना, उसमें से जो 20% था वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का था और फैक्ट्री 2 के अंदर जो सामान बनता था उसमें से 80% जो सामान था वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। अब क्या होता है कि एक दुकान से एक सामान निकाला जाता है और वो सामान स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकलता है। ठीक है, एक दुकान से एक सामान निकाला जाता है और वो सामान स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। अब सवाल ये है कि इस बात की क्या संभावना है कि वो फैक्ट्री 1 में बना है। अब आप देख रहे हो, आपको रिजल्ट पता है कि सामान आपने निकाला और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, रिजल्ट यू ऑलरेडी नो। तुम प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहे हो, कॉज की, कि वो फैक्ट्री 1 का है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हमारे दो इवेंट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे दो इवेंट थे, फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसको ना एक बार ग्राफिकली भी समझते हैं। तो देखो अगर हम ग्राफिकली इस थ्योरम को देखना चाहें तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले हमारे दो इवेंट थे कि या तो सामान फैक्ट्री 1 में बना है या फैक्ट्री 2 में बना है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारी इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन लगेगी। अब हमें एक बार पता चल गया कि हमारी जो सामान है वो फैक्ट्री 1 में बना है, बट अब हमें पता करना है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो उस केस में जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए बेस थ्योरम से पहले आपको कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब हमें लास्ट का इवेंट निकालना है तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब फटाफट ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है ना, वो हमारी स्टोरी से काफ़ी मिलता जुलता है, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है कि कंपनी हैज़ टू प्लांट टू मैन्युफैक्चर द स्कूटर। Plant 1 manufactures 70% of a scooter and Plant 2 manufacture 30% of a scooter. At Plant 1, 80% of a scooter produce are of standard quality and Plant 2 90% of a scooter produce are of standard quality. मतलब दो प्लांट हैं, एक है Plant 1 और दूसरा है Plant 2। प्लांट 1 जो है वो 70% स्कूटर मैन्युफैक्चर करता है और प्लांट 2 30% करता है। अब जो प्लांट 1 में 70% स्कूटर मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें से 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं और वहीं प्लांट 2 में जो 30% स्कूटर मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें से 90% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। अब एक स्कूटर उठाया गया रैंडमली, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाया गया। अब हमें ये बताना है कि इस बात की कितनी संभावना है कि वो जो स्कूटर है वो प्लांट 2 में बना होगा। अब इस केस में देखो हमें इवेंट्स बनाने हैं और ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यही स्ट्रक्चर सारे क्वेश्चन में लगता है सिमिलरली। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग तरीके से पूरा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम स्ट्रक्चर लग गया और आपने अगर ये इवेंट्स पहचान लिए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट 2। इवेंट ए है कि स्कूटर जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है प्लांट 1 में। ठीक है, मैं पूरा इसको लिख के दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्कूटर मैन्युफैक्चर इन प्लांट 1। दूसरा इवेंट क्या है कि स्कूटर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है प्लांट 2 में। अब हमारा जो मेन इवेंट है दैट इज ई हमारा एक कॉमन इवेंट होता है। वो क्या है कि जो स्कूटर है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ठीक है, जो मेन हमारी कंडीशन है वो क्या है कि स्कूटर जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। अब हमें इन्हें डायरेक्टली पूरा डेटा दे रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ओके, दीज आर नॉट ए इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे हमने पूरे इवेंट्स बना लिए हैं। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? हमारा इवेंट क्या है कि हमने स्कूटर चूज़ किया है और वो जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला है, बट हमें ये पता करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्लांट सेकंड से है। तो हमें जो चीज़ निकालनी है वो क्या होगी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है A1 वो A2 बाई ई। क्यों? क्योंकि ई इवेंट हमारा वो है जो ऑलरेडी हो चुका है। जो चीज़ मैंने आपको जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो प्री डिसाइडेड है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब गिवन दैट वाले पोर्शन में लिखते हैं, और जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम ऐसे ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि वो प्लांट सेकेंड से है, और गिवन दैट क्या है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन दैट द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, सिंपल जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है ना, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E A2। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम यहाँ देखें तो बेसिकली हमने जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक है ना वही लगाया है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। हमने क्या लिखा है कि A2 प्लांट में से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर बने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर लिख दी, और A1 प्लांट में से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर बने हैं प्लस A2 प्लांट में से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर बने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करके हमने नीचे लिख दी, मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब हमें इनकी वैल्यूज भी चाहिए होगी। देखो, क्वेश्चन में ना हमें इन सब की वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हमें डायरेक्टली दे रखी है, दैट इज 70%, तो इसे मैं 0.07 लिख सकती हूँ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हमें दे रखी है 30%, और वहीं पे ये बात सिंपल सी लिखी हुई है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर स्टैंडर्ड है गिवन दैट कि वो स्कूटर प्लांट ए में बना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो 80% है। ठीक है, और सिमिलरली इस बात की प्रोबेबिलिटी कि स्कूटर जो है वो स्टैंडर्ड है गिवन दैट कि वो प्लांट सेकंड में बना है, दैट इज 90%। ये सारी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। अब हम इसे डायरेक्टली अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, अपने फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दी हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्कूटर अगर वो A2 में प्रोड्यूस हुआ है तो। ठीक है, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कि वो A1 में बना है और स्टैंडर्ड बना है A1 में बन के, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये रही। सिमिलरली सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब इन सारी वैल्यू को बस हमें कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.325। आप, आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है और आप इसे साथ में कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस तरीके से बेस थ्योरम में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस कैलकुलेट होती है। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25, 35 एंड 40% ऑफ टोटल आउटपुट। जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो 3 मशीन मैन्युफैक्चर करती हैं, A, B और C। A जो है वो 25% मैन्युफैक्चर करती है, B 35% करती है और C 40% करती है। आगे लिखा है ऑफ देयर आउटपुट रिस्पेक्टिवली 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव। ये जो आउटपुट है इनमें से 5% ए का डिफेक्टिव निकलता है, 4% बी का और सी का 2% डिफेक्टिव निकलता है। ये बात लिखी गई है। अब एक बोल्ट उठाया गया रेंडमली और वो डिफेक्टिव पाया गया। हमें निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी कि वो बोल्ट मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है, और सेकेंड पार्ट में कि या तो वो बी ने किया है या फिर सी ने करा है। तो देखो, अब इसमें भी ना हम सेम स्ट्रक्चर से चलेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। हम यहाँ पर इवेंट बनाएंगे। इवेंट A1 होगा कि जो बोल्ट है वो मैन्युफैक्चर किया गया है मशीन A ने। ठीक है, मशीन A ने मैन्युफैक्चर किया है। A2 क्या होगा कि जो रेंडमली सिलेक्टेड बोल्ट है वो प्रोड्यूस किया गया है मशीन B के द्वारा। और A3 क्या होगा कि जो रेंडमली सिलेक्टेड बोल्ट है वो मशीन C ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब हमारा ई इवेंट क्या होगा? ई इवेंट क्या है कि जो रेंडमली बोल्ट है वो डिफेक्टिव है
है ना, यही तो होगा ना। जो चीज़ हमारा ये फाउंड किया होता है ना, वो हमारा ई इवेंट बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो भी ये लास्ट वाली लाइन होगी, अगर तुम्हें जनरली ऐसा होता है कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन में अगर तुम्हें ई इवेंट फाइंड करना है तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो, वही तुम्हें ई इवेंट मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में भी तुम ये ट्राई करके देख सकते हो, या जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। ई इवेंट क्या है कि बोल्ट जो पिक किया रेंडमली वो डिफेक्टिव था। हमारा ई इवेंट भी हमें मिल गया कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। अब हमें निकालने को क्या कहा गया है कि ये बोल्ट जो उठाया, जो डिफेक्टिव निकला, वो इस बात की संभावना बताओ कि वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है A2/E, मतलब कि वो बोल्ट मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है गिवन दैट कि वो डिफेक्टिव है, क्योंकि ई इवेंट क्या है हमारा, डिफेक्टिव है। अब इसमें भी हम ना सिंपल जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला था वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे 2 इवेंट थे, इस वाले क्वेश्चन में 3 इवेंट है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज आएगा और कुछ नहीं। और हम बस जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो हमारे क्वेश्चन में दे रखी हैं, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल देंगे। सो हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। भले ही आपको ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। जैसा पिछला फॉर्मूला था सेम वैसा ही फॉर्मूला है। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्योंकि हमारे 3 इवेंट थे तो इस बार हमने A3 भी लिया है, ठीक है। बस इतना ही है। और अब इन सब की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, बस हमें देखना है कि कहाँ क्वेश्चन में दे रखी है ध्यान से, ताकि हम पूरी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको दे रखा है कि इस बात की संभावना कि वो चीज़ जो है फैक्ट्री ए में बनी है दैट इज़ 25%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मतलब वो बी में बनी है, इस बात की संभावना 0.35 होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज 0.40, ठीक है। अब वो डिफेक्टिव है, इस बात की संभावना मतलब E डिफेक्टिव है गिवन दैट कि वो फैक्ट्री ए में बनी है, इस बात की संभावना है 0.05, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कि वो पार्ट डिफेक्टिव है, वो बोल्ट डिफेक्टिव है गिवन दैट कि वो फैक्ट्री बी में बना है, इस बात की संभावना है 0.04। एंड प्रोबेबिलिटी कि बोल्ट डिफेक्टिव है गिवन दैट कि वो फैक्ट्री सी में बना है, इस बात की संभावना 0.02 है। अब आप देख सकते हो कि सारी वैल्यूज तो हमें मिल गई है, बस अब इसे फॉर्मूले में पुट करना है। अब यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी है एंड वी नीड टू फाइंड द आंसर। आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है और आप मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हो। एग्जाम में आप सब कैलकुलेटर ले जाना आप सबको अलाउड है स्टार्ट के पेपर में, सो कैलकुलेशन की तो आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं लेनी है। बट हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाओगे। और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.4058। आई होप आप सबका भी यही आ रहा है। बट हमारे क्वेश्चन में ना 2 पार्ट थे, ऑलरेडी हमने पहला पार्ट तो कर लिया, बट दूसरा पार्ट क्या है कि इट इज़ प्रोड्यूस बाय मशीन बी एंड सी। यहाँ पे हमें बी और सी दोनों की निकालनी है। देखो, बी में हो और सी में हो तो इसका मतलब क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी। हम ऑलरेडी बी की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो अगर हम सिर्फ सी की प्रोबेबिलिटी निकाल के इसे ऐड कर दे तो हमारे पास सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। बट इसके अलावा एक तरीका और है, अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन ए में बना है, तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। उसमें से हम 1 में से फिर ए की उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बी और सी की हो जाएगी। देखो समझो, किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। अगर हमें बी और सी की निकालनी है तो हम ए की प्रोबेबिलिटी में को जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बी और सी की आ जाएगी, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्लस सी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है। तो अगर मुझे बी एंड सी की निकालनी है तो मैं ए को इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाके 1 में से माइनस कर सकती हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। मैं दूसरे ही मेथड से कर रही हूँ ताकि आपको दूसरा मेथड भी समझ आए। पहला मेथड क्या है कि आप सी की निकाल दें और फिर उसे बी के साथ ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम दूसरे मेथड से चलेंगे। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो जो बोल्ट है वो फैक्ट्री ए में बना है, गिवन दैट कि वो जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है और यहाँ नीचे वाली वैल्यूज़ तो हमारी सारी सेम ही रहेंगी, बस ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। सो जब आप वैल्यूज़ फॉर्मूले में डालोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगी एंड जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3623,
ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी ए की कैलकुलेट हुई है गिवन दैट कि बोल्ट इफेक्टिव था, बट हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी। तो अभी हमें 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होगी, तभी हमारा आंसर आएगा। तो जब हम 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6377 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ के मत आ जाना, आपके नंबर कट जाएंगे जब तक आप ये पूरा आंसर निकाल के नहीं आओगे। आई होप आपको बेस थ्योरम पूरी क्लियर हो गई है और बाकी की थ्योरम भी आपको समझ आ गई है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।